नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साम्राज्य की जिसने भारत के इतिहास पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। जी हाँ, आज का हमारा सफर है मुगल साम्राज्य की 300 साल लंबी कहानी पर। जरा सोचिए, 300 साल, एक ही परिवार और एक इतना विशाल साम्राज्य। सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए इस कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। किसी भी साम्राज्य को समझने से पहले उसके बनाने वालों को समझना जरूरी होता है। तो सबसे पहला सवाल, ये मुगल आखिर थे कौन, कहां से आए थे? देखिए, मुगल असल में मध्य एशिया के तुर्क मंगोल मूल के थे और उनकी रगों में दो बहुत बड़े, बहुत ही मशहूर योद्धाओं का खून था। एक तरफ थे तैमूर और दूसरी तरफ चंगेज खान। और इसी विरासत के साथ उन्होंने भारत पर 1526 से लेकर 1857 तक, मतलब 300 साल से भी ज्यादा हुकूमत की। तो अब बात करते हैं कि इस विशाल साम्राज्य की नींव कैसे और किसने रखी, क्योंकि हर बड़ी कहानी का एक दमदार आगाज होता है। और इस कहानी का आगाज किया ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। कमाल की बात यह है कि भारत में उसका शासन सिर्फ 4 साल ही चला, लेकिन उसने जो नींव रखी वो इतनी मजबूत थी कि उस पर अगले 300 सालों तक एक पूरा साम्राज्य टिका रहा। बाबर को ये जमीन विरासत में नहीं मिली थी, उसने अपनी तलवार के दम पर इसे जीता था। उसने एक के बाद एक कई लड़ाइयां लड़ी। 1526 में पानीपत से जो शुरुआत हुई वो खानवा, चंदेरी और घाघरा तक गई और उसने अपने सारे बड़े दुश्मनों को हराकर उत्तर भारत में अपनी सत्ता कायम कर ली। इन सारी लड़ाइयों में से पानीपत की पहली लड़ाई सबसे अहम थी। कह सकते हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसी एक जीत ने दिल्ली सल्तनत के सदियों पुराने राज को खत्म किया और भारत में मुगल दौर का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया। लेकिन शुरुआत इतनी भी आसान नहीं थी। बाबर के बेटे हुमायूं को शेरशाह सूरी के हाथों एक जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। उसे 15 साल के लिए भारत छोड़कर भागना पड़ा था। लेकिन हुमायूं ने हार नहीं मानी और 1555 में उसने अपना खोया हुआ सिंहासन वापस हासिल कर लिया। ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है। हुमायूं के बाद तख्त पर बैठा उसका बेटा और उसके साथ ही मुगल साम्राज्य अपने सबसे सुनहरे दौर में दाखिल हुआ। वो दौर था अकबर का। अकबर ने लगभग 50 साल तक राज किया। उसने पानीपत की दूसरी लड़ाई से अपनी सत्ता को और मजबूत किया, लेकिन उसकी असली महानता लड़ाइयों से कहीं ज्यादा थी। उसने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिसका मतलब था सबके साथ शांति। और इसी के दम पर उसने इतने बड़े और अलग-अलग धर्मों वाले साम्राज्य को एकजुट रखा। यहाँ तक कि उसने दीन-ए-इलाही नाम से एक साझा धर्म बनाने की भी कोशिश की। अकबर की असली ताकत उसके प्रशासन में दिखती है। उसने मनसबदारी सिस्टम बनाया, जिससे सेना और अधिकारियों को मैनेज करना आसान हो गया। राजा टोडरमल के साथ मिलकर जमीन और टैक्स का बेहतरीन सिस्टम बनाया। और तो और, उसके दरबार में नवरत्न थे, यानी अपने अपने क्षेत्र के 9 सबसे काबिल लोग। और शायद इन्हीं सब वजहों से इतिहास में अकबर को सिर्फ एक बादशाह नहीं, बल्कि अकबर महान के नाम से जाना जाता है। उसने साम्राज्य को सिर्फ जीता नहीं, बल्कि उसे एक घर बनाया, एक मजबूत घर। अकबर ने जो स्थिरता दी, उसका नतीजा ये हुआ कि अब तलवारें शांत थीं। और जब तलवारें शांत होती हैं, तो कला, संस्कृति और वास्तुकला को फलने फूलने का मौका मिलता है। और यहीं से मुगल कला का सुनहरा दौर शुरू हुआ। अकबर का बेटा जहांगीर कला का बहुत बड़ा शौकीन था, खासकर पेंटिंग का। उसके दौर में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई। लेकिन उसी दौर में सत्ता के गलियारों में एक और ताकतवर हस्ती थी, उसकी बेगम महारानी नूरजहां, जिनका सरकार चलाने में काफी दखल था। जहांगीर के बाद आया शाहजहां, और उसके दौर को सही मायनों में वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब मुगलों की ताकत और पैसा दुनिया को हैरान कर देने वाली खूबसूरत इमारतों की शक्ल ले रहा था। शाहजहां की विरासत आज भी हमारे सामने खड़ी है। आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, ये इमारतें आज भी मुगल साम्राज्य की शान और शौकत की गवाही देती हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर बुलंदी के बाद ढलान जरूर आती है। कला और निर्माण की इस शिखर को छूने के बाद अब साम्राज्य के ढलान का वक्त शुरू हो रहा था। शाहजहां का बेटा औरंगजेब मुगल वंश का आखिरी ताकतवर बादशाह था। और विडंबना देखिए, उसी के राज में साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी सरहदों तक फैला और उसी के राज में इसके पतन की शुरुआत भी हुई।
औरंगजेब ने अपने परदादा अकबर की सुलह कुल की नीति को पूरी तरह से पलट दिया। उसकी सख्त धार्मिक नीतियों और जजिया जैसे टैक्स ने साम्राज्य के अंदर ही विद्रोह पैदा कर दिया। उधर दक्षिण में मराठों से सालों तक चली लंबी लड़ाई ने शाही खजाने को लगभग खाली ही कर दिया था। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल तख्त बहुत कमजोर हो गया। एक के बाद एक कमजोर शासक आए और साम्राज्य धीरे धीरे बिखरता गया। असली ताकत मराठों, सिखों और दूसरे सूबेदारों के हाथ में चली गई। और फिर आए अंग्रेज। ये जो लंबा पतन था वो 1857 के विद्रोह के साथ खत्म हुआ, जब आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गद्दी से हटा दिया गया। और इसी के साथ 300 साल पुराना ये साम्राज्य इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। तो इतने उतार चढ़ाव के बाद इन 300 सालों में मुगलों ने भारत को आखिर दिया क्या? उनकी विरासत क्या है? आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। अगर इस विरासत को संक्षेप में देखें तो बाबर ने लड़ाई से इसकी नींव रखी। अकबर ने प्रशासन और सहनशीलता से इसे सींचा। जहांगीर और शाहजहां ने इसे कला और वास्तुकला से सजाया और हमें ताजमहल दिया। और आखिर में बहादुर शाह जफर इस शानदार दौर के एक दुखद अंत का प्रतीक बने। तो आखिर में सवाल यही बचता है, 300 साल के इस साम्राज्य की असली विरासत क्या है? क्या ये ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारतें हैं, या एक मजबूत सरकारी ढांचा, या फिर एक मिलाजुला अतीत जिसमें जीत भी है और हार भी, निर्माण भी है और विनाश भी? शायद इसका जवाब इन सभी में छिपा है।